हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीतम यादव। प्यारे बच्चों, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या किया था बच्चों? हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी भी वेक्टर स्पेस के सब स्पेस की अगर हमें डायमेंशन निकालनी नहीं हो तो हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी अगर कोई सब स्पेस हमारे पास वेक्टर स्पेस वी का तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? वी की डायमेंशन से लेस होगी। और अगर कहीं उन दोनों की डायमेंशन इक्वल आगे बच्चों तो उन दोनों वेक्टर स्पेसेस का वी और उसके सब स्पेस डब्ल्यू क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा, तभी उन दोनों की डायमेंशन क्या आएगी बच्चों? इक्वल आएगी। फिर हमने कुछ वर्किंग रूल किया था कि कैसे हम किसी भी सबस्पेस की एन टपल से सबस्पेस की अगर हमें डायमेंशन निकालनी तो हम कैसे निकालते हैं कि हम क्या करते हैं बच्चों कि हम होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं हमारी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन कितनी है हमारे पास। जितने हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन होंगे उसे अगर हम डायमेंशन ऑफ वी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे जो सबस्पेस उसका डायमेंशन आ जाएगा। फिर हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन और ट्राई किए थे ऐसे जिसमें हमने अलग अलग तरीके से सब स्पेसीज की क्या निकाली थी? डायमेंशन को। आज हम कुछ और सब स्पेसीज देखते हैं बच्चों, जो हमारी मैट्रिसेस की सब स्पेसीज हैं जिनकी हमने निकालनी थी, जो हमने किए थे कि जो सब स्पेस बन रहे थे उन सब क्या क्या निकालते हैं? डायमेंशन निकालते हैं। मैं आगे सब स्पेस बताता हूँ मैं कि सबसे पहले मैंने डबल वन ले लिया, वो सारी मैट्रिक्स ले ली such that A dash is equal to यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायमेंशन डायमेंशन निकाल दिया। अभी क्या आ गया बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट आ गया। हमने क्या किया था, या तो हमारी डायमेंशन होगी लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, होमोजेनियस लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं हम डायमेंशन में से, या फिर हमारा क्या होगा कि हम जो भी हमारा वेक्टर स्पेस है या सब स्पेस है उसका जनरल एलिमेंट है उसको लिखने के लिए हमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत होगी। जैसे अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है किसी भी एन ऑर्डर की। अगर एन ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स सुपर डायगोनल उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर इन सभी पे हमें क्या होगा? हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज की जरूरत पड़ेगी। जब हमने आपको पढ़ाया था पहले भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तब भी बताया था कि हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी थी? n into n plus 1 by 2। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको 3 और 3 मैट्रिक्स लिखनी है तो कैसी होगी? a b c 0 d e 0 0 ऐसी होगी बच्चों। यानी पहले क्या होगा? n n minus 1 n minus 2 plus 1 1 तक आ जाएगा कि फर्स्ट रो में n एंट्रीज, फिर n minus 1 फिर n minus 2 अप टू 1 से देते 3 2 1 तक आ जाएगा। यानी 1 से n तक के नेचुरल नंबर्स का क्या आ गया बच्चों? ये एडिशन आ गया, सम आ गया, और वो हमारी होता है n into n plus 1 by। जब हम लेंगे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट, उसमें हमारी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी थी? n into n minus 1 by 2। अब जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया था तो डायगोनल एंट्रीज कैसे आ गई थी बच्चों हमारी? सॉरी, ये तो मैंने ट्रायंगल ली थी, यहाँ पे आ जाएगा b सिमेट्रिक के केस में b c e बाकी सारी। जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक लिखूंगा तो ये ऐसी हो जाएगी बच्चों, मैं 3 रोज लिखता हूँ तुम्हें। तो ये एंट्रीज जैसे हम ये एंट्री लिखेंगे ये हमारी एंट्री ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, डायगोनल पे फिक्स हो गया 0 आ गया। अब नॉन ट्रिवियल एंट्री कहाँ बची? अब बची n माइनस 1 यहाँ पे, n माइनस 2 आगे, n माइनस 3 आगे, अप टू 1 से चलते 1 पे। अब हमारे पास क्या आएगा? n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम आएगा, वो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 की n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ये आ गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर आप इनके इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इनके इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स को बनाएगी तो उसके क्या आएगी? डायमेंशन 0 आ जाएगी। और अगर मैं इनकी लीनियर की बात करता हूँ तो उसमें क्या आएगा? दोनों की एडिशन आ जाएगी। उसके क्या है कि वो सारी मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A is equal to 0। अब क्या कहा है कि एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या है बच्चों? 0। ट्रेस मतलब क्या है? A11 A22 अप टू
कि क्या है, इसका सम क्या आएगा, जीरो, इसका ऐसे बोल दीजिए, इसका ऐसे बोल दीजिए, a11 प्लस a22 प्लस an इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, किसका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। कैसे कि या तो आप ऐसे कह दीजिए कि हमारे पास क्या है, n स्क्वायर तो हमारे mn का है डायमेंशन ऑफ v का, और हमारे पास एक होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, n स्क्वायर में से हमने क्या किया, होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया तो हमारी डायमेंशन होगी। या फिर हम क्या करेंगे कि हमारे मैट्रिक्स में ये सारी एंट्रीज तो फ्री है, सारी n स्क्वायर एंट्रीज फ्री है, सिर्फ इस एक को छोड़ के। अगर मुझे ट्रेस जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, इस लास्ट वाली एंट्री को क्या कर दूंगा, बाकी सभी डायगोनल एंट्रीज का सम और नेगेटिव कर दूंगा, ताकि मैं इसको ऐड करूंगा, क्या जाए मेरा जीरो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा ट्रेस जीरो है तो अगर इनका सम कितना हो गया, 6 हो चुका है, तो अगर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ 6, तो ये एंट्री मुझे अलग से नहीं, ये एंट्री क्या जाएगी, इन दोनों के सम का नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि हमारे पास फ्री वेरिएबल कितनी होती है, फ्री एंट्री कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n स्क्वायर में से हमने एक एंट्री को कम कर दिया, वो हमारी क्या हुई, नॉन ट्रिवियल एंट्री हो गई। इसी तरह से उस वे से अगर आप करेंगे तब हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री कम होगी, n स्क्वायर में से आपके पास एक एंट्री कम होगी, n स्क्वायर माइनस n एंट्री जैसे जो नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नंबर 4, मान लीजिए इसमें वो सारी मैट्रिक्स है सच दैट जो सिमेट्रिक हो, ट्रेस जीरो हो, a11 भी जीरो। अब इसने ये कंडीशन दे दी, इसमें वो सारी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक होंगी। अगर सिमेट्रिक होंगी तो हमारी डायमेंशन कितनी होगी, n into n प्लस नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी। उसमें इसने क्या किया, ट्रेस को जीरो कर दिया, एक नॉन ट्रिवियल एंट्री और कम कर दी, फिर इसने a11 को भी जीरो कर दिया, एक और नॉन ट्रिवियल एंट्री फिर से कम हो गई। यानी क्या हो जाएगा, n into n प्लस 1 बाय 2 माइनस, ये हो जाएगा n into n प्लस 1 बाय 2 माइनस, ये तो हो गया। लेकिन क्या होगा अगर मेरी a m क्रॉस n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर मेरा n 1 हो गया तो मेरा ट्रेस या ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी बच्चों, सेम हो जाएगी। क्या होगा, आप 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स लेती हैं, उसका ट्रेस भी यही होगा जो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी, दोनों जीरो होंगी। अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास क्या है, इन दोनों की, ये दोनों लिनियरली डिपेंडेंट हो गई, तो इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कौन सी बची, इनमें से एक ही बची। तब हमारा आ जाएगा n into n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1। कब, जब n 1 होगा और जब n 1 से ज्यादा होगा, हमारा ये आ जाएगा। ऐसे करना आपको, किसी भी अगर आपको सेट का अगर अब आपसे ये पूछे कि आप डायमेंशन निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों, तो मान लीजिए W वो सारी मैट्रिसेस हैं such that summation of j running from 1 to n aij is equal to 0 for all I 1 less than I less than। अभी क्या कहता है बच्चों कि वो सारी मैट्रिसेस जिसके लिए aij, जहां पे क्या है aij बिलोंग्स टू aij, हमारी क्या है, a की हमारी एंट्री है। क्या होगा हमारे पास, जब मैं j को 1 लूंगा, j को 1 2 3 4, तो मेरे क्या जाएगा, ai1 प्लस ai2 प्लस अप टू सो ऑन ain इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या होगा, ith रो का सम हो गया, वो क्या आ गया 0। और ये भी किसके लिए, हर एक i के लिए, यानी कि फर्स्ट रो का सम भी 0, सेकंड रो का सम भी 0, थर्ड रो का सम भी 0, अप टू ऑन nth रो का सम भी 0। अगर ऐसे ऐसे हमारे पास कोई सबस्पेस है, सबस्पेस तो बनेगा बच्चों भी ये, अगर आप देखेंगे कि हर रो का सम 0 है तब भी ये सबस्पेस बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा। हमें तो इसकी डायमेंशन निकालनी है बच्चों। अब ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैं 3 क्रॉस 3 के बेसिस में समझाता हूं आपको कि यहां पे मेरी एंट्री है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये मेरी एंट्री है।
अब मुझे क्या करिए, मुझे चाहिए मेरी रो का फर्स्ट रो का सम 0, तो यहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी, यहाँ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा माइनस ऑफ सी प्लस डी, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे माइनस ऑफ ए प्लस। यानी क्या होगा बच्चों कि हर रो में से एक एक एंट्री, एक एक नॉन ट्रिवियल एंट्री क्या हो गई, कम हो गई। कि इस रो में अगर फर्स्ट रो में मेरे पास n एलिमेंट है तो मैं n माइनस 1 एलिमेंट्स को तो नॉन ट्रिवियल आर्बिट्री कुछ भी लिख दूंगा, r में से कोई भी नंबर उठा सकता हूं, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मैं क्या लिख देता हूं कि इन सब की सम और उसका नेगेटिव, ताकि मेरी फर्स्ट रो का सम कैसा आ जाए 0। सेम इस तरह मैं सेकंड रो को n माइनस 1 एलिमेंट तक कुछ भी लिख सकता हूं, लास्ट एलिमेंट को क्या लिख दूंगा तो कंप्लीट रो का सम और उसका नेगेटिव। यानी क्या है मतलब क्या है कि हर रो में मेरे पास एक एंट्री कैसी आ गई जो बाकी पे डिपेंड करे, यानी कि इसमें से नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आ जाएंगी 2, इसमें से 2, इसमें से 2। यानी कि अगर मैं n क्रॉस n की बात करता हूं तो मेरे पास क्या जाएगा कि n माइनस 1 एंट्रीज, n माइनस 1 एंट्रीज तो फर्स्ट रो से, n माइनस 2 सेकंड से, n माइनस 3 फोर्थ से और n माइनस 1 nth से, यानी कि n माइनस 1 आ जाएगा इनटू n टाइम्स, कि एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, कितने टाइम चलेगी ये प्रोसेस n टाइम्स। n रो हमारे पास हर रो से n माइनस 1 आ रहा है, यानी वो क्या जाएगा n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली अगर मैं इस रो की जगह कॉलम की बात करता हूं, फिर वही बात मेरे पास, अब मुझे क्या चाहिए इन दोनों का सम, यहां पर लिख दूंगा मैं a प्लस सी का नेगेटिव, फिर वही होगा हर कॉलम से एक एक एंट्री कम होती जाएगी। तो अगर आपके पास यहाँ पे रो की बजाय कॉलम है, अगर यहाँ पे i रनिंग फ्रॉम 1 to n a I j is equal to 0 for all j, for all j 1 less than j रहेगा। अब इस बार क्या है कि हर कॉलम का सम अगर 0 आ रहा है तब भी हमारे पास डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सबस्पेस है जिसमें दोनों हैं from 1 to n aij is equal to 0 for all j and summation j running from 1 to n aij is equal to 0 for all i 1 less than I j less than। अब क्या करा है, अब इसमें बहुत सारी मैट्रिक्स आई हैं n क्रॉस n की, जिसके लिए हर रो का सम भी 0 आ रहा है और हर कॉलम का सम भी 0 आ रहा है। अब देखिए बच्चों यहां से क्या कहते हैं इसने हर रो का सम 0 हर कॉलम का, मैं फिर से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देखता हूं क्या हो जाएगा कि जब मैं फर्स्ट रो की बात करता हूं तो यहां से a b, अब फर्स्ट रो कैसी आ जाएगी मेरे पास, ये एलिमेंट कैसा आएगा माइनस a प्लस b, इन दोनों का सम और नेगेटिव। सेकंड कॉलम सी डी ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी प्लस डी, इस रो का सम। अब अगर मैं यहाँ पे भी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज दे रहा हूं तो मेरा इसका सम चाहेगा 0 आएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर मुझे कॉलम का सम भी 0 चाहिए है तो ये एंट्री कैसे लिखनी पड़ेगी माइनस ऑफ ए प्लस सी, ये एंट्री क्या लिखनी पड़ेगी माइनस ऑफ बी प्लस, और ये एंट्री क्या हो जाएगी माइनस ऑफ इन सब का सम, माइनस ऑफ माइनस प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए अब ये ए प्लस बी प्लस सी होगी, इस कंप्लीट रो का सम है 0, इस रो का सम 0, सॉरी कॉलम का 0, इस कॉलम का सम 0, इस रो का सम 0, इस रो का सम 0 और इस रो का सम भी 0। यानी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी फ्री वेरिएबल आए, ये कि इसमें से क्या थी फर्स्ट रो में से एक कम हो गया, सेकंड रो में से एक कम हो गया, इसी तरह फर्स्ट कॉलम में से भी एक कम हो गया और फर्स्ट रो में से भी, यानी कि n एलिमेंट्स तो यहां से कम हो गए और n माइनस 1 यहां से कम हो गए। ऐसे कह सकता हूं मैं कंप्लीट मेरी n स्क्वायर में से मेरी n तो यहां से कम हो गए और n यहां से, यानी मैं ऐसे ही कह दूं कि n क्रॉस n की बजाय अब मेरे पास क्या होगी एक कंप्लीट रो खत्म, रो की चॉइसेस खत्म हो गई, एक कंप्लीट कॉलम की और एक कंप्लीट रो चॉइस खत्म होगी। यानी अब मेरे पास जो बना है
वो क्या बनी है कि n-1 क्रॉस n-1 की मैट्रिक्स बनी है और उसका स्क्वायर, यानी जब मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूंगा तो 3 - 1 2 का स्क्वायर 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसके पास मैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ले सकता हूं। अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बात करता हूं तो मेरे पास ऐसी 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें एक कॉलम हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा बाकी पे, एक हमारी रो डिपेंडेंट हो जाएगी ऊपर वाली प्रीवियस रो पे। यानी हर बार क्या होगा, अगर आप n क्वेश्चन की बात करते हैं तो n-1 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आएंगे और n-1 इंडिपेंडेंट कॉलम आएंगे जिनमें आप नॉन ट्रिवियल एंट्रीज रख सकते हैं। तो उस वक्त हमारा डायमेंशन क्या जाएगा, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आता है, अब हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चों कि वो सारे मैट्रिसेस सच दैट A into B is equal to null where B is a fixed matrix of order n and of rank r। कि वो A मैट्रिक्स आएगी सारी जिसमें किसी फिक्स्ड कोई एक भी मैट्रिक्स फिक्स दे दी, वो भी मैट्रिक्स जिस A के साथ प्रोडक्ट हमारी नल मैट्रिक्स देती है उस B का रैंक कितना है, R है, वो सारी मैट्रिसेस हमने इस सेट में दी, ये सबस्पेस तो बन जाएगा बच्चों। अब हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये हमारी A है, A11 A12 A1 A21 A22 A2 AN1 AN2 AN ये हमारे B है बच्चों, B11 B12 B1 ये भी एम्प्रोजन की मैट्रिक्स है, B21 B22 B2 BN1 BN2 BN ये एम्प्रोजन की जरूरत है, लेकिन इसका रैंक कितना है, R। यानी n में से सिर्फ R ही रो ऐसी हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी रो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों। और ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है, A और B की प्रोडक्ट कैसे दे रखी है, नल मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगी। अगर ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगी तो मैं इसको फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, क्योंकि इसका रैंक कितना है बच्चों, R है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो रैंक या कॉलम रैंक सेम बात है, यानी इसके पास क्या है बच्चों, R लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कह लीजिए, R लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कह लीजिए, सेम बात है। इसके पास हमारे पास R लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे, यानी n में से R तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, बाकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे। तो जब मैं इस मेरी A11 की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ तो मेरे पास कितनी आ जाएंगी बच्चों, R होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। कैसे बच्चों, कि क्या कीजिए, जब हम इसको फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो हमारी एक इक्वेशन आएगी, इज इक्वल टू नल है 0 रखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, फर्स्ट रो nth कॉलम इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो हमारे पास n आ गई बच्चों, लेकिन क्योंकि इसका रैंक R था इसलिए उन n में से हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कितनी है, R है बच्चों, यानी फर्स्ट रो के कोरिस्पोंडिंग हमारे पास R लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आ गई होमोजेनियस। इसी तरह से मैं जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से मेरा वही सिस्टम बन जाएगा होमोजेनियस इक्वेशंस का, फिर से मेरे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि उसका रैंक हमारे पास आ रहा है R लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। जब मैं ऐसा काम करता जाऊंगा कितने टाइम्स हो जाएगा मेरा काम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो अप टू सो ऑन nth रो के कोरिस्पोंडिंग भी मेरे पास R होमोजेनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ही आएंगी। यानी कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 0 के रख दूंगा, जब ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस सबस्पेस के पास टोटल होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट n into R, इतनी मेरे पास क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन हो गई। और मेरा a कहां से है, mn से है, तो मेरा डायमेंशन ऑफ b कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, और n स्क्वायर में से अगर मैं होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन को सबट्रैक्ट कर देता हूं लीनियर इंडिपेंडेंट,
लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है बच्चों, डायमेंशन आता है हमारे सबस्पेस का। यानी कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि n इंटू एन माइनस आर। n तो हमारा क्या है, इसका ऑर्डर है, और r हमारा क्या था, हमारी जो मैट्रिक्स बी फिक्स मैट्रिक्स देखी थी उसका हमारे पास क्या था बच्चों, रैंक था। जितना उसका रैंक होगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों, n इंटू एन माइनस आर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्योंकि इसका रैंक r था, n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, तो आप रो रैंक कह लीजिए या कॉलम रैंक कह लीजिए कि इसके r ही हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट रो होंगी और r ही लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे। और जब मैं फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास n इक्वेशंस का एक होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा बच्चों, जिसके क्योंकि मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लूंगा तो उसके क्या आएगा, रैंक r आ जाएगा। रैंक r और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक r का क्या मतलब बच्चों, यानी मेरे पास इन n में से r ही ऐसी इक्वेशंस है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी कि फर्स्ट रो की कोरस्पोंडिंग मुझे r लीनियर इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन मिलेंगी, सेकंड रो की कोरस्पोंडिंग फिर से r मिलेगी। ऐसे मेरे पास कितनी रो है, मेरे पास n रो है बच्चों, जिसमें से हर एक के कोरस्पोंडिंग मुझे r लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन मिल जाएंगी। यानी टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इस सिस्टम के लिए हमारे पास कितनी हो जाएंगी बच्चों, n इंटू r। और हमारे v का डायमेंशन कितना था, n स्क्वायर, तो सबसे बड़ा डायमेंशन कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस r आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कि मान लीजिए आप इसमें वो सारी मैट्रिक्स आ गई सच दैट a इंटू डी इज इक्वल टू डी इंटू, जो d के साथ कम्यूट करती है बच्चों, जहां पे d मेरी क्या है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1, ये सारा क्या है p1 टाइम्स, फिर लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 p2 टाइम्स अप टू सो ऑन लैम्डा के लैम्डा के लैम्डा के pk टाइम्स। यानी कि हमारे पास वो सारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है बच्चों जो हमारी इस डायगोनल मैट्रिक्स का क्या करती हैं, कन्वर्ट करती है। जब हमने आपको डायगोनल मैट्रिक्स किया था तब हमने निकाला था कि जब जब हमारी किसी मैट्रिक्स का कोई डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट करती है तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी आती है, तो उसमें p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन pk स्क्वायर। और वो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हमारे क्या बन जाएंगी, आज की डायमेंशन मिल जाएंगे हमारे इस सबस्पेस के लिए। कि अगर आप इसी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, यानी उसकी रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ, अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं आप उसके कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी डायगोनल एलिमेंट्स के साथ। और फिर अगर आप लोग इक्वल रखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स तो हमारे पास आर्बिट्री आ जाएंगे कि आ जाएंगे उनमें से, और कुछ के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि उन्हें जीरो ही होना पड़ेगा। तो उसमें हमने सारा अच्छी तरह से किया था, ये हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज थी। अब आता है कि लीनियर सम ऑफ एक सेट बना दिया जिसमें क्या है a raised to the power m such that n greater than equal to 0 where a is a fixed matrix of order n from m n। ये क्या है, जो ये एक सबस्पेस है जो लीनियर सम में लिखा जा रहा है इस सेट के, इस सेट मतलब इसमें सारे a raised to the power m है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसमें मेरे पास क्या है, लीनियर सम है किसका, a raised to the power 0 यानी कि आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू सो ऑन चलते चलते a raised to the power n अप टू सो ऑन चलते जाते। यानी कि इसमें वो सारे ये डबल स्क्वायर क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन सारी इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं इन सभी का जो पॉसिबल लीनियर स्क्वायर है, इस सेट का लीनियर स्पैन जो भी होगा वो हमारा क्या है, W10। अब लीनियर स्पैन किसी सेट का नॉन एम्प्टी सेट का हमारा क्या बनता है, सबस्पेस तो बनता है। अब हम बता दें इसकी डायमेंशन। तो बच्चों में कल हैमिल्टन थ्योरम की थी हमने, अब ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए एन ऑर्डर की है mn से, mn का कोई सबसेट है, mn की कोई मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी बच्चों। और हम जानते हैं कि हर n क्रॉस n की मैट्रिक्स, हर n क्रॉस n की मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल है उसमें वो कितनी आएगी, n डिग्री मिलेगी। और हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करती है बच्चों, सेटिस्फाई करती है। यानी कि a रेज़ टू द पावर n
समथिंग एक रिलेशन इज इक्वल टू, यानी कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर है वो n तक की है, जो n से आगे की कोई पावर होगी उसे मैं क्या लिख दूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूंगा अपने पीछे वाले की, इस क्ले हैमिल्टन थ्योरम की मदद से। जैसे a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है, उसमें लिख दूंगा a इंटू an, और फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्ले हैमिल्टन थ्योरम से जो भी हमारा रिलेशन आएगा उससे हमारी बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, और मैं हर n टर्म्स के बाद की n और उसके बाद की हर टर्म को क्या लिख दूंगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा बच्चों। यानी कि ये मेरा जो लीनियर स्पैन है जो इन सभी से जनरेट हो रहा है वो आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू सो ऑन a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इनसे भी जनरेट होगा बच्चों। और जो इनसे जनरेट हो जाएगा इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, स्पेनिंग सेट आ गया कि इससे तो ये स्पेन हो रहा। अभी इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी लीनियर इंडिपेंडेंट सभी हैं कि a इंटू a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और इससे स्पेन भी हो रहे हैं। यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका n हो जाएगा बच्चों, यानी कि डायमेंशन ऑफ W10 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा बच्चों। n या उससे कम, कम क्यों, कम तो ये हो सकता है ना बच्चों कि जो इनमें से स्पेन हो रहा है वो क्या होता है, इनमें से किसी कम से स्पेन हो जाए। कि अगर हमारी जो बेसिस बनती है, बेसिस क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्पेनिंग सेट और मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। जो स्पेन तो हो रहा है इससे, ये क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बच्चों। कि मैं इसमें से 1 से ज्यादा हो सकता है इसका डायमेंशन और n से कम हो सकता है। कि ये स्पेन तो इस सभी से हो गया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या हो सकता है, क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी इंटू a हो, ऐसा तो होता है तो कि a इंटू a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 a रेज़ टू द पावर n माइनस, ये सारी क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की अभी मैट्रिसेस में भी गारंटी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, किसी मैट्रिक्स का क्यूब उसके इक्वल आ जाए, किसी मैट्रिक्स की क्यूब आइडेंटिटी बन जाए। तो इनमें क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता सभी ना हो। और किसी ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसके लिए आइडेंटिटी a स्क्वायर अप टू a पावर n माइनस 1, ये सभी क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए। तो अगर सभी के सभी इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा n। जितनी इंडिपेंडेंसी कम होती जाएगी, स्पेनिंग सेट तो है ये, जितनी इंडिपेंडेंसी कम होती जाएगी उतनी हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन कम हो जाएगी। हो सकता है सिर्फ अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और स्पेन भी करता है, तब हमारा सिर्फ आइडेंटिटी क्या होगा, इसका इस सबस्पेस की क्या होगी, डायमेंशन। यानी कि हमारा स्पेनिंग सेट अगर 1 होगा, अकेला आइडेंटिटी आएगा बेसिस में, तो हमारे जो सबस्पेस उसकी डायमेंशन आ जाएगी 1 हो जाएगी बच्चों, और वरना इसकी डायमेंशन n तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही हमने अब क्या किया था, अब आप यहां से लिखते हैं, सेट बना सकते हैं सारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इन सबको जो सेट बनाए वो भी सबसे बच्चे हैं। इन सभी की हमने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज लिखी थी बच्चों कि n इंटू n प्लस 1/2, इसकी थी n इंटू n प्लस 1/2। जब हमने स्ट्रिक्ट की ली थी तो कम हो गई थी n इंटू n माइनस 1/2, स्ट्रिक्ट की n इंटू n माइनस 1/2, डायगोनल की हमारे पास n कोएफिशिएंट की n थी और स्केलर की हमारे पास क्या थी बच्चों 1। जो हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्री थी वही हमारे इन सब स्पेसेस के लिए क्या बन जाएगा, आज डायमेंशन बन जाएगा बच्चों। तो ये हमारे कुछ सबस्पेसेस थे m n क्रॉस n से, कि अगर मैं यहाँ पे क्या था तो m n ओवर r था बच्चों, अगर यहाँ पे ओवर c की बात हो जाए, c की नहीं, ये तो फील्ड तो आ रही रहे, लेकिन जो हमारी एंट्रीज, हमारी जो मैट्रिक्स की एंट्रीज आ रही है वो अगर हम c से नहीं थे, यानी ये तो क्या है, मैं लिखूं c n क्रॉस n ओवर r। कि अब क्या है कि सेट तो सभी n को n की मैट्रिक्स का ही है, लेकिन वहां पे तो उसकी एंट्रीज कहां से आई थी, रियल से आ रही मैट्रिक्स की एंट्री। अब हमारी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज आई वो कहां से आएंगी, कॉम्प्लेक्स से आएंगी। जब कॉम्प्लेक्स से आएंगी तो हम सिमेट्रिक को क्या कह देंगे, हर्मिटियन का नाम दे देंगे। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे Cn क्रॉस n से, such that a theta is equal to a। अब आप ये देखिए कि मेरे पास मान लीजिए कोई 3 क्रॉस 3 की हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब हर्मिटियन होगा। अगर हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो हर्मिटियन मैट्रिक्स की सारी
डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी, रियल। अगर रियल है तो उनके पास ए बी सी ये चॉइस होगी। ये तो फिक्स होगा कि यहाँ पे रियल आना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी एंट्रीज है, बाकी एंट्रीज क्या होंगी, बाकी एंट्रीज हमारी सी से आएंगी। अब अगर बाकी एंट्री सी से आएंगी तो हमें पता है कि हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दो रियल नंबर्स की मदद से ले सकते हैं। अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी लिखना है तो यहाँ पे मेरे ए और बी दो क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। यानी कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए दो आर्बिट्रेरी रियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, सी माइनस आयोटा डी, उसी एंट्री से काम चल गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट आ जाएगा ई माइनस आयोटा एफ और जी माइनस आयोटा। यानी कि अब मुझे किसी भी मैट्रिक्स की नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी जरूरत पड़ी कि आप इनमें से ऐसे कीजिए, यहाँ पे भी 2 ले लीजिए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितनी मेरी एंट्रीज थी n × n + 1/2 था, जहां पे n × n + 1/2 था, सिमेट्री मैट्रिक्स में था, हमें एक एक मैट्रिक्स एक एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती थी। अब वहीं पे हमें क्या पड़ रही है, दो एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो 2n × 2n + 1/2 हो जाएगा बच्चों। यानी कि इस 2n से 2n 2 कैंसिल, n × n + 1/2। लेकिन डायगोनल पे हमें दो की बजाय एक ही से काम चल रहा है। यानी कि जितनी मैंने 2n 2n ली थी उनमें n और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यानी कि इसमें से n और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2n² + n - n। सर बच्चों ऐसे कर दीजिए कि यहां से यहां तक कितनी एंट्रीज आएंगी, n - 1 एंट्रीज आएंगी। और एक पोजीशन के लिए 2, तो n - 1 के लिए कितने होंगे, 2 × n - 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कि अगर n - 1 है तो यानी कितनी एंट्रीज है, यहाँ पे 2 एंट्रीज हैं तो 4 की जरूरत पड़ी, 3 एंट्रीज लिखनी पड़ेगी तो हमें 6 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इन n - 1 एंट्रीज के लिए कितने आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 × n - 1। नेक्स्ट के लिए 2 × n - 2, नेक्स्ट के लिए 2 × n - 3 प्लस अप टू सो ऑन 2 × 3, 2 × 2 और 2 × 1 ऐसे आ जाएगा तो। और बाकी क्या आ जाएंगी, n हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि ये तो हमने यहां तक लिखी सिर्फ सुपर डायगोनल लिखी है किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए। अब मैं n और ऐड कर देता हूं उसमें, n और रियल एंट्रीज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये मेरा जाएगा n - 1 नेचुरल नंबर्स का सम, जो क्या आ जाएगा n × n + 1/2 और प्लस में क्या है n, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या जाएगा 1 से 1 कैंसिल, n × n - 1 आ जाएगा उससे यहां से 1 + n, यानी कि n² - n + n, यानी कि n² आ जाएगा बच्चों। यानी कि किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की को लिखने के लिए अगर हमें n × n की हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसे ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिखने के लिए अगर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को चेक करना पड़ेगा, और हमें कितना है ये n², हमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बोल दीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती है वही हमारे आता है डायमेंशन होती है बच्चों। यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n²। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्यू हर्मिशियन के लिए। जब स्क्यू हर्मिशियन की हम बात करेंगे तो वहां पे हमारे क्या आता है, डायगोनल एंट्रीज हमारी क्या जाती हैं, प्योरली या तो 0 होंगी या प्योरली इमेजिनरी। अगर 0 प्योरली इमेजिनरी हो तो किस टाइप के होंगे बच्चों, a × आयोटा a बिलोंग्स टू रियल। यानी कि a × आयोटा लिखने के लिए हमें क्या पड़ेगा, a की कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही है। जैसे हम यहाँ पे एक रियल ले थे, वहीं पे हमारा अगर इमेजिनरी नंबर लिखना है, हमें प्योरली इमेजिनरी नंबर लिखना है तो वहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, रियल नंबर, एक ही रियल नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसकी n² आई थी वैसे ही अगर हम स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं a θ = -a, तो उसमें कितनी हो जाएंगी n²। इसी तरह अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, नल आएगा बच्चों। और अगर नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है सिर्फ और सिर्फ किसी सबस्पेस में, यानी वो 0 सबस्पेस है और उसकी डायमेंशन क्या आती है बच्चों, 0 ही होती है। और अगर मैं लीनियर सम की बात करता हूं तो लीनियर सम क्या जाता है मेरा, फिर
के क्या इसका स्क्वायर सॉरी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस उनके इंटरसेक्शन का, यानी कि n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास W1 प्लस W2 की डायमेंशन। ये थे हमारे पास कुछ डायमेंशंस किसके सबस्पेसिस के, कुछ MNR के स्पेशल सबस्पेसिस थे, उनकी हमने क्या कर दी डायमेंशन को देख लिया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस V में हमारे पास r डायमेंशन के कितने सबस्पेसेस होंगे। आप ऐसे कर सकते हैं कि हम V के नंबर ऑफ सबस्पेसेस भी निकाल लेंगे। क्या हमारे पास 10 डायमेंशन का सबस्पेस है, उसके पास 0 डायमेंशन के कितने सबस्पेस होंगे, 1 डायमेंशन के, 2 डायमेंशन के, 3 डायमेंशन के, 4 डायमेंशन के, कितने कितने सबस्पेस होंगे, अब हम वो निकालते हैं। ये आप जानते हैं बच्चों की नंबर ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ R linearly independent vectors from V and Z। V and Z पे वेक्टर जिसमें Pn वेक्टर्स होते हैं बच्चा हमारे पास, वो कितना था बच्चा हमारे पास Pn minus 1 Pn minus P up to so on Pn minus P R minus 1 था बच्चों। अगर हमें R linearly independent वेक्टर से ऑर्डर्ड सेट बनाने थे कितने पॉसिबल हैं, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब ये क्या था, क्या अगर हमारे पास V and Z की बात करते हैं तो V and Z में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं बच्चों, P raised to the power। इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करता हूं कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए R डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ V and ZP इज, वो क्या जाएगा तो PR स्क्वायर, PR स्क्वायर नहीं P raised to the power R हो जाएगा बच्चों। कैसे कि अगर आप R डायमेंशनल है तो आप इसकी बेसिस में बच्चों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा R, ये हमारी क्या होगी किसी सबस्पेस की बेसिस होगी। अगर ये बेसिस है तो मैं हर वेक्टर को क्या लिखूंगा, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, यानी मेरे सबस्पेस में कैसे आएंगे कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा N, जहां पे AI बिलोंग्स टू ZP। ये सारे क्या आ जाएंगे, ये सारे वेक्टर आ जाएंगे, और ये कितने N अल्फा 5 लगा देंगे बच्चों। ये कितने होंगे, N कैसे ऐसे कितने वेक्टर्स आ जाएंगे कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास कितने हैं P raised to the power, इसके पास भी कितने चॉइसेस हैं, अभी ZP से है तो इसके पास भी P चॉइसेस, इसके पास P चॉइसेस, इसके पास भी P चॉइसेस, P into P कितने टाइम्स R टाइम्स, यानी P raised to the power R वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास किसी भी R डायमेंशनल सबस्पेसेस में। अब क्या था बच्चों, अब हमें निकालने हैं डायमेंशन, तो उसके लिए मैं क्या निकालता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ एनी R डायमेंशनल सबस्पेस हो Vn। अब R डायमेंशनल सबस्पेस की बेसिस निकालनी है, हमें कितनी ऑर्डर्ड मिलेंगी। अगर हम हमारे V and Z के ऑर्डर्ड बेसिस निकालते थे, यानी कि ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब है कि हमें बेसिस निकालनी है लीनियर एलिमेंट और ऑर्डर्ड। अगर बेसिस की बात करते हैं R डायमेंशन की, उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए बच्चों, R एलिमेंट होने चाहिए, यानी जब R डायमेंशनल सबस्पेस से R लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ऑर्डर्ड वेक्टर बनाने हैं। जैसे पहले क्या मानते हैं, अगर V and ZP की बात करते हैं तो V and ZP से हम n डायमेंशनल सबस्पेस है ना, तो n वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते थे, ऑर्डर कितने बनेंगे, तो वहां पे क्या होता था R की पावर कितनी होती थी, R = n होता था जब हम n लीनियर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, वो कहां था V and ZP में। अब हम R डायमेंशनल सबस्पेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास ऑर्डर्ड सेट कितने रहेंगे, P raised to the power R minus 1 P raised to the power R minus P up to so on P raised to the power R minus P raised to the power R minus 1। अब हो जाएंगे ये बच्चा, यानी कि इतनी ऑर्डर्ड बेसिस बनेगी किसकी, किसी भी R डायमेंशनल सबस्पेस की V and Z की। अब हम निकाल देंगे बच्चों, अब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज है जो हमें चाहिए कि नंबर ऑफ सबस्पेसेस, नंबर ऑफ R डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ नंबर ऑफ R
डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ Vn ओवर इसके आर डायमेंशनल सबस्पेसिस। देखो तो ये इतनी बेसिस है हमारे पास, इतने नंबर ऑफ क्या है बेसिस है कि ये बेसिस है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं एक सबस्पेस बनाते हैं। क्या है p raised to the power r minus 1 p raised to the power r minus p up to so on p raised to the power r minus p raised to the power r minus 1। इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ऑर्डर्ड बेसिस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट हैं, इतने मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास एक सबस्पेस। तो हमारे पास एक वेक्टर कितना बनाएगा 1 बाय ये सारा आ जाएगा। और अब हमारे पास v एंड zp में ये क्या है r वेक्टर्स का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना, तो r वेक्टर्स के टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कितने हैं इतने हैं। तो इतने तो क्या है r वेक्टर्स के इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टोटल हमारे पास, इतनों से हमारा एक डायमेंशन बन जाता है सबस्पेस, एक डायमेंशन मतलब कि एक सबस्पेस बन जाता है r डायमेंशन का। कि हमारे पास इतने r लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से जो सेट बनाए, इतने सेट मिलकर हमारे क्या बनाते हैं एक सबस्पेस बनाते हैं r डायमेंशन का। एक वेक्टर हमारा क्या बनाएगा 1 बाय vnp। और v एंड zp के पास r लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे इतने, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस क्या जाएंगे pn minus 1 pn minus p up to so on pn minus p r minus 1 divided by pr minus 1 pr minus p up to so on pr minus। अब ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ r डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ v एंड zp। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आप P3 और Z2 के सभी सबस्पेस निकालिए। अब P3 क्या है, ये है एक वेक्टर स्पेस है सभी पॉलिनोमियल्स का जिसकी डिग्री क्या है 3 है और फील्ड Z2, ये आइसोमॉर्फिक है हमारा V4 की, यानी किसकी डायमेंशन कितनी हमारे पास 4 एंड n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ जीरो डायमेंशनल सबस्पेस, इसको मैं V का नाम देता हूं, नंबर ऑफ जीरो डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ V। जीरो डायमेंशन का किसी भी वेक्टर स्पेस के पास सिर्फ एक ही सबसेट होता है बच्चों, जिसमें सिंगलटन जीरो रखते हैं। अब नंबर ऑफ वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ, अब वन डायमेंशनल सबस्पेस क्या आ जाएंगे बच्चों, यानी कि हमारे पास ये थे r डायमेंशन, यानी कि आप क्या रखिए 1 रखिए यहाँ पे, n की p की वैल्यू 2 n की वैल्यू 4 2 raised to the power 4 माइनस r की यहाँ पे 1 r minus 1 1 minus 1 0 2 raised to the power 4 minus 1 divided by p raised to the power r p raised to the power 1 minus p raised to the power 0, यानी p minus 1 और p वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 minus 1 यानी 2 raised to the power 4 minus 1 यानी कि 15, यानी कि P3 और Z2 के वन डायमेंशन के हमारे पास 15 सबस्पेसेस बनेंगे बच्चों। इसी तरह नंबर ऑफ टू डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ V वो क्या आ जाएगा, अब हम आगे 2 रख देंगे 2 raised to the power 4 minus 1 2 raised to the power 4 minus 2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे आगे 2 2 raised to the power 2 minus 1 2 raised to the power 2 minus 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 15 into 14 डिवाइड बाय 4 minus 1 3 into 2, यह जाएगा बच्चों हमारे पास 5 7 35। तो 2 डायमेंशन हमारे पास कितने बनेंगे 35 सबस्पेस बनेंगे बच्चों। अब नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ V, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 raised to the power 4 minus 1 4 minus 2 2 raised to the power 4 minus 2 square divided by 2 raised to the power 2 minus 1 2 raised to the power sorry, अब 3 डायमेंशन 3 minus 1 2 raised to the power 3 minus 2 और 2 raised to the power 3 minus 2 square, यानी यहाँ से आ जाएगा तो 15 into 14 into 12 डिवाइड बाय 8 minus 1 7
इंटू 8 माइनस 2 6 8 माइनस 4 4 बच्चों, तो 7 2 जा 14 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, ये कितना जाएंगे बच्चों 15। और नंबर ऑफ 4 डायमेंशन कितने आ जाएंगे, 4 डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये खुद ही हो जाएगा बच्चों कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस उसके सबस्पेस के डायमेंशन सेम है तो उन दोनों क्या होना पड़ेगा इक्वल, क्योंकि 4 डायमेंशन सिर्फ ये खुद ही हमारे पास क्या होगा सबस्पेस, तो हमारा 4 डायमेंशन कितने जाएंगे एक सबस्पेस हो जाएगा। तो इसके टोटल नंबर सबस्पेस कितने जाएंगे बच्चों, 0 का 1 1 के 15 2 के 35 3 डायमेंशन के भी 15 और 4 डायमेंशन का 1 50 15 30 30 30 65 और 2 67, यानी कि हमारे पास P3 ओवर Z2 के पास टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस कितने होंगे 67 होंगे बच्चों। और इंडिविजुअल पूछे आपसे 1 डायमेंशन के 15 होंगे, 2 डायमेंशन के 35, 3 डायमेंशन के 15 और 0 और 4 डायमेंशन का ईच वन होगा बच्चों, दोनों के पास एक एक डायमेंशन का होगा, एक एक सबस्पेस होगा इतने डायमेंशन का। ऐसे आप किसी भी वेक्टर स्पेस के सबस्पेस की डायमेंशन निकाल सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ सबस्पेस निकाल सकते हैं अलग अलग डायमेंशन।